नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश की सियासत 2024 के आम चुनाव के लिहाज से करवट ले रही है, रीशेपिंग हो रही है। इंडिया गठबंधन एक तरफ है, दूसरी तरफ एनडीए है। इंडिया गठबंधन एक स्वरूप ले रहा है और ऐसे में एनडीए गठबंधन की पूरी कोशिश है कि इंडिया गठबंधन स्वरूप न ले सके। इसके लिए रोज नए नए दांव चले जा रहे हैं। एक बहुत तेजी से एक खबर प्लांट हुई है कि नीतीश कुमार एनडीए में जा सकते हैं और ये खबर आए दिन प्लांट होती रहती है। नीतीश कुमार क्या रोज रोज आकर के इसकी सफाई देंगे? क्या करेंगे? नीतीश क्यों निर्णायक हैं कि बीजेपी को नीतीश चाहिए, अमित शाह को नीतीश चाहिए, नरेंद्र मोदी को नीतीश चाहिए? नीतीश क्यों पसंद है अमित शाह और नीतीश और नरेंद्र मोदी जी को? हालांकि दोनों नरेंद्र मोदी जी ने तो कभी नीतीश कुमार की डीएनए में ही खराबी खोजी थी। नीतीश कुमार ने कभी इसलिए सरकार से इस्तीफा दे दिया था कि नरेंद्र मोदी जी उम्मीदवार है प्रधानमंत्री के। तो ये सब भी इतिहास है। इन सब बातों पर जो वर्तमान परिदृश्य है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने चेहरे अजय शुक्ला जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय शुक्ला जी। और जी धन्यवाद। पहला जी, सवाल, नीतीश क्यों पसंद है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की? क्या पसंद है, जरूरत है, मजबूरी है कि बहुत लाइक करते हैं? सही शब्द जो है आपने यही बोला कि मजबूरी है और कुछ नहीं है। उसके पीछे वजह मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी बिहार में कभी भी अकेले कुछ करने की स्थिति में नहीं रही। चाहे 1977 की सरकार की बात कर लें या उसके बाद की बात कर लें, तो जब जब वहां सत्ता का परिवर्तन हुआ है उस समय कहीं ना कहीं चाहे जनसंघ के रूप में चाहे जैसे भी हो, भाजपा को जो सहारा मिला है वो किसी न किसी बैसाखी का मिला है। कभी कर्पूरी ठाकुर के साथ मिलकर के सरकार चलाई थी। याद करिए, अब कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न मिलने जा रहा है। और फिर उन्हीं की सरकार गिराई थी जब उन्होंने पिछड़ों के कल्याण के लिए और उनको लेकर के पूरा कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। हालांकि वो उसे लागू नहीं कर पाए थे क्योंकि सरकार गिर गई थी। आने वाली कांग्रेस सरकार ने ही उस पूरी कमीशन की रिपोर्ट पिछड़ों के लिए लागू की थी। तो एक चीज ये है। उसके पहले भी आप देखिए, जब 1968 में 67 में श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरी साजिश चली, उस समय भी वो जनसंघ कहीं ना कहीं आकर के पिछड़ों के और दूसरे, और चाहे जयप्रकाश नारायण हो चाहे लोहिया हो, उनके पीछे आके खड़ा हो जाता था, जबकि उनकी सोच से उसका मेल नहीं खाता है। और इसी तरीके से यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आकर के जब सरकार इनकी नहीं बनती, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या जनता दल की सरकार हो या जो भी हो, उन सब सरकारों के दौरान पूरा जो वो हुआ, वो नीतीश कुमार को कैसे धीरे से अपने पाले में ले आया गया। वो पिछड़ों के नेता के रूप में और अति पिछड़ों के नेता के रूप में बहुत ज्यादा प्रचलित रहे। हालांकि उनकी धर्मपत्नी सवर्ण वर्ग से है, तो लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार ने एक अपना स्टैंड रखा कि वो पिछड़ों की राजनीति करेंगे। हालांकि मुझे अभी दिखाई नहीं देता कि उन्होंने अपने इतने लंबे शासनकाल में पिछड़ों के लिए क्या किया है, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दिया। अब जब वो कांग्रेस, जनता दल, यूनाइटेड के साथ में मिलकर सरकार चला रहे हैं, तब पहली बार उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए जो है जातिगत जनगणना का जो स्टेट लेवल पे काम किया। हालांकि 2011 में कांग्रेस की सरकार के समय में जातिगत जनगणना हो चुकी थी। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रेम जी। मतलब आप कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ जब जेडीयू आई है तब ये पिछड़ों की चिंता करते हुए दिख रहे हैं नीतीश कुमार। तब जातीय सर्वेक्षण वो कराते हैं, तब वो 2 लाख रुपए 96 लाख लोगों को देने की
के इस पर काम करते हैं और जल्दी ही वो किस्त मिल जाएगा, ये आप कह रहे हैं। यानी संगत का असर बता रहे हैं। नीतीश कुमार जब इधर आते हैं तो उन पर संगत का असर हो जाता है कि वो पिछड़ों की बात करने लग जाते हैं। जी जी प्रेम जी, मैं इसको इसको क्यों कह रहा हूं, इतनी लंबी बात कहने का जो ध्येय है वो भी बताता हूं कि जब भाजपा के साथ वो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, वो नहीं कर सके। कर्पूरी ठाकुर साहब भाजपा के साथ में, तब की जनसंघ के साथ में वो मुख्यमंत्री थे, तब नहीं कर सके। कोशिश की तो उनकी सरकार गिरा दी। याद करिए जनता दल की सरकार, वीपी सिंह की सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार थी। और वह सरकार जब पिछड़ों के लिए आरक्षण लेकर के आई तो सरकार गिरा दी गई उसी मुद्दे पे। कश्मीरियों के ऊपर हुए अत्याचार के मुद्दे पे नहीं गिरी, मतलब इस आप दो मुद्दे। उदाहरण रख रहे हैं सर। एक तो जी कर्पूरी ठाकुर जी जब 1978 में वो कमीशन रिपोर्ट, मुंगेरी लाल कमीशन रिपोर्ट जी लागू जी कर रहे थे पिछड़ों के लिए, तब जनसंघ ने सरकार गिरा दी थी। और एक बार फिर जब वीपी सिंह की सरकार थी और मंडल कमीशन आया, तब बीजेपी ने सरकार गिरा दी थी। जी जी जी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि वास्तव में बीजेपी, संघ, आरएसएस ये कभी पिछड़ों के सहयोगी नहीं रहे। और जब इतने लंबे समय तक, 15 साल तक भाजपा के सहयोग से ही मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, और इस दौर में वो पिछड़ों के लिए यह जातिगत, चाहे जनगणना हो, चाहे आरक्षण की व्यवस्था हो, चाहे जो कुछ हो, नहीं कर सके थे। वो तब कर सके जब वो कांग्रेस और जनता दल आरजेडी के साथ में वो आए, तब कर सके। यानी लालू के साथ और कांग्रेस के साथ आए तब कर सके। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, याद करिए चाहे मंडल आयोग कमीशन की रिपोर्ट हो, कांग्रेस सरकार ने लागू करी थी, जो कि इन्होंने नहीं करने दिया था बीजेपी सरकार ने। याद देखिए। चलिए उसकी बात छोड़ दीजिए, मैं इस पर आता हूं कि आज जब ये हो गया और नीतीश बाबू उस पोजीशन में खड़े हो गए कि हाँ पिछड़ों के लिए कुछ गिना सकते हैं, तब भाजपा फिर यही करने लगी कि कैसे उन्हें फिर से अपने पाले में लाया जाए, क्योंकि खुद की अकेले कोई वजूद नहीं है। सबसे बड़ी बात, खुद आज तक अकेले वो कुछ नहीं कर सकी, नीतीश बाबू को भी जरूरत रही है। आप याद करिए 53 या 54% वोट शेयर के साथ नीतीश बाबू हुआ करते थे, 54% वोट शेयर के साथ में, और आज स्थिति है वो 33% के वोट शेयर के साथ में है। उनका वोट घटता गया था इतने दिनों तक। अब चूंकि जातिगत जनगणना कराने और रिजर्वेशन का एक नया फार्मूला लाने के बाद, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी का पूरा सहयोग रहा, उस बूते वो जब ये करके खड़े हुए तो उन्हें फिर से लाने का, क्योंकि अब उन्हें लगता है फिर से एक बार जो पिछड़ों का वोट जो इन्होंने थोड़ा बहुत इधर उधर किया था, टूटा था, सब कुछ है, वो फिर से वहीं जा रहा है। और यदि वहीं चला गया तो नरेंद्र मोदी के लिए तो कुछ नहीं बचेगा, बीजेपी के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए उनकी अपनी एक साजिश है और उस साजिश के तहत ये कर रहे हैं। रही बात नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार को बड़ी ईमानदारी से मैं कहता हूं, ये नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। उन्हें एक बड़ी उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन बनेगा तो हो सकता है उनके प्रधानमंत्री बनने की स्थिति बन जाए। लेकिन जो बीते दिनों जिस तरीके से तमाम दलों और तमाम उनका जो प्रतिक्रिया रही, उसके बाद में उन्हें लगा कि उस स्थिति में नहीं होते। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सभी ने प्रधानमंत्री पद के लिए आगे कर दिया, हालांकि आधिकारिक तौर पे तो घोषित नहीं किया गया, लेकिन किया गया। उससे उन्हें अब उस चीज का तो खतरा दिखता है, तो निश्चित रूप से वो भी छटपटा रहे हैं और वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। तो अजय उस शुक्ला सर, जी एक बात कही जाए कि बिहार में नीतीश कुमार, चलिए आरजेडी भी मजबूरी में ही उनको मुख्यमंत्री बनाती है या बीजेपी भी मजबूरी में ही मुख्यमंत्री बनाती है, उन्होंने अपनी एक पोजीशन बनाई है कि वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं।
क्या राष्ट्रीय राजनीति में भी नीतीश कुमार वैसा ही दर्जा, वैसा ही स्टेटस हासिल करने जा रहे हैं कि इंडिया अलायंस भी उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाना चाहे और बीजेपी भी उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाना चाहे? वो पोजीशन, वो उनकी चाहत हो सकती है, लेकिन क्या ये सफल होता दिखता है? देखिए, बीजेपी में वो प्रधानमंत्री बनेंगे ऐसा संभव ही नहीं। और इंडिया अलायंस में एक बार इसकी संभावनाएं बन सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आफ्टर इलेक्शन, क्योंकि वो कोई कैंडिडेट घोषित नहीं करने जा रहे हैं। और कांग्रेस की जैसी परंपरा रही है कि ऐसा नहीं है। हालांकि ये संभावनाएं बहुत कम है, ये अतिशयोक्ति होगी। लेकिन सिचुएशंस जब होती हैं, आज जुड़े हुए तमाम सारे दल होते हैं, कोई इतना वो नहीं होता है, तो उस स्थिति में संभावनाएं बनती है। हमने देवगौड़ा को देखा, हमने आई के गुजराल को देखा, हमने तमाम सारे लोगों को देखा। तो जब ये सिचुएशन होती है तो कई चीजें हो सकती हैं। लेकिन आज की डेट में प्रधानमंत्री का जो पद की बात है वो उनके लिए कहीं नजर नहीं आती। ऐसी स्थिति में उनको अपनी मुख्यमंत्री की ही कुर्सी बची रहे, इसी के लिए वो पूरी कवायद कर रहे हैं और उसमें कोई ना आ जाए। अब उनको खतरा क्या होने लगा है कि आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वो बहुत तेजी के साथ में उभर के आए हैं और उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की और उन्होंने अपनी राजनीतिक जो है इच्छा शक्ति के साथ साथ तमाम सारे युवाओं से जो वायदे किए थे नौकरी रोजगार के लिए और सारी चीजों वो करवाने में वो सफल रहे हैं। जो नीतीश कुमार ने आज इतने रुपए का जो पैकेज और सबको वो किया, वो कोई नीतीश कुमार ने पहले तो कभी नहीं किया था। इसी समय में किया, तब किया जब यह दबाव निश्चित रूप से तेजस्वी का था, कांग्रेस का था, तो इसलिए उन्हें करना पड़ा, नहीं तो वो भाजपा के एजेंडे पर ही चलते थे। अब स्थिति यह है कि उनको मजबूरी में कई सारे ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं जो सामान्य तौर पे नहीं लेते थे। लेकिन ऐसी स्थिति में उनको लगता जरूर, लेकिन उनकी कुर्सी बची रहे इसके लिए वो सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहे हैं, शेष कुछ नहीं है। वो जानते हैं कि भाजपा में भी जाके उनको कोई बहुत अध्यक्ष बड़ा जी, बेनिफिट। ये माना जाए, ये जो मजबूरी जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, इस मजबूरी से कहीं अंदर की एक बेचैनी भी हो कि हमें प्रधानमंत्री का चेहरा भी नहीं बना रहे हैं, तो ऐसे में कर्पूरी ठाकुर को मोहरा बना करके बीजेपी ने हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग बना ली हो। यही तो कयास लग रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या एनडीए में जा सकते हैं। ये कर्पूरी ठाकुर का जो दांव खेला गया है, ये नीतीश की ही चाहत है, उनकी ही चिट्ठी लिखी गई थी, उनके बेटे उनकी पार्टी में हैं, उनसे नरेंद्र मोदी जी ने बात भी की है। ये सारी चीजें जो हैं, इसी के इर्द गिर्द तो ताना बाना बुना जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में जा सकते हैं। देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से चाहते हैं, क्योंकि बिहार में उन्हें खड़ा होना है तो इसकी जरूरत होगी। लेकिन आज नीतीश कुमार जानते हैं कि यदि वो अलग होकर के आते हैं तो भाजपा अब उन्हें यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल करेगी, क्योंकि वो अपने लीडरशिप को इस ढंग से तैयार करना चाहती है इनका सहारा लेकर के कि कल के दिन आपको आउट किया जा सके। और इसमें कोई दो राय नहीं, खरीदने बेचने और इस सबका बहुत सारा एक्सपीरियंस अब भारतीय जनता पार्टी में है और जिस तरह से केंद्र की ताकत सरकार काम करती है उस स्थिति में बहुत सारी चीजों के बदलाव। इसलिए मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जो है आज पाला बदलेंगे, क्योंकि आज यदि पाला बदलते हैं तो उनकी अपनी राजनीति का वही पटाक्षेप हो जाएगा जो बार बार उन्हें वैसे भी दल बदलू के तौर पे देखा जाता है। तो अब और छवि खराब होगी, क्योंकि वो किसी जनहित के मुद्दे को लेकर के लड़ते हुए नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे जो काम वो वहां रह के नहीं बीजेपी के साथ कर सके थे वो काम जो है इस सरकार में उन्होंने किया है। जी, इसलिए मुझे अजय नहीं जी, लगता अगर आप जो बात बोल रहे हैं इसी में मैं ध्यान दिलाता हूं कि नीतीश कुमार जी के साथ 2019 में बीजेपी ने समझौता किया था और बीजेपी की 22 लोकसभा सीटें हुआ करती थी। बीजेपी ने अपनी 5 सीटें छोड़ दी और जेडीयू से 17-17 सीटों पर समझौता किया। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव आया। इस बीच बीजेपी ने एक रणनीतिक चाल चली,
एलजेपी को जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करने के लिए प्रोवोक किया। चिराग पासवान ने जेडीयू की स्थिति ऐसी कर दी कि 43 सीट पर आ गए, यानी बीजेपी का मंसूबा पूरा हुआ कि जेडीयू कट साइज उनका शॉर्ट हो गया नीतीश कुमार का। अब वो लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को सीटें उतनी देते नहीं, 2 4 5 सीटों से ज्यादा, क्योंकि 17 वाली हैसियत नहीं रही। तो क्या नीतीश कुमार ने इसीलिए पाला बदल करके महागठबंधन की ओर रुख किया, और यही कारण है कि वो इंडिया गठबंधन छोड़ना नहीं चाहते? बिल्कुल सही है, मैं यही बता रहा हूं आपसे कि आज नीतीश कुमार की भी मजबूरी है। वो तो चाहते हैं कि उनके साथ आए, क्योंकि उससे एक वोट बैंक आएगा बड़ा, जो उनके पास नहीं है, और उनके लिए जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की मजबूरी है कि वो इंडिया गठबंधन से जाते हैं तो जितना बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो यही है कि आपको कैसे यूज करेंगे, आपके साथ में आपके वोट बैंक को और सबको, और अंत में कर देंगे। इसका उदाहरण भी मौजूद है हमारे पास। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जब खड़ी हुई तो उसकी सबसे बड़ी पहली मददगार कौन थी? शिवसेना। उसको उन्होंने किस तरीके से तोड़ा, बर्बाद किया, और सब कुछ है। आप पंजाब में आ जाइए, अकाली दल, किस तरीके से उसके साथ में उन्होंने व्यवहार किया। तो वो सारी चीजें सामने खड़ी हैं। यदि वो इस तरह से उसको करते तो निश्चित रूप से यह एक संदेश जाता है कि हाँ, वो कैसे करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं ये समझता हूं कि नीतीश कुमार के पास में और कोई चारा नहीं है, उन्हें लालू जी के साथ आना पड़ेगा। क्योंकि आज एक चीज समझ लीजिए, दो ही एक ऐसे लीडर हैं जिनकी सत्यनिष्ठा पर संदेह नहीं किया जा सकता, एक राहुल गांधी और एक लालू प्रसाद यादव। जो आज तक इस भारत में जो गोबर पट्टी है, उस भारत में ऐसे मजबूत लीडर हैं जो अपने स्टैंड पर कायम है। इसके अलावा आप देखिए सभी ढुलमुल हो जाते हैं। तो आज उस स्टैंड को लेकर के एक अलग, और आज की हालत क्या है, आज दो धाराएं हो चुकी हैं, दो विचारधाराएं हो चुकी, उन्हीं पर वोट पड़ेगा। चाहे यदि कोई छोटा मोटा आएगा तो वो अपने आप को खुद खत्म करेगा। आज एक धारा राहुल गांधी के पीछे चल रही है, दूसरी धारा मोदी के पीछे चल रही है। अब मोदी की स्थिति है, मोदी की फांसीवादी नीति है, मोदी के पिछड़ों को खत्म कर देने की नीति है, मोदी की अल्पसंख्यकों को खत्म कर देने की नीति है, और मोदी की इस देश के सारी संपत्तियों को बेच देने की नीति है। राष्ट्रवाद कह के राष्ट्र को ही बर्बाद कर देने की नीति है। जी अजय शुक्ला जी, दर्शक कुछ आपसे संबंधित व्यक्तिगत सवाल कर रहे हैं आपके विचारों को लेकर के। एक साथ में रखता हूं। एक तो उन्होंने पहली बार आपका नाम गलत लिखा, दूसरी बार उन्होंने सही नाम लिखा, सौरभ यदुवंशी जी ने। इनका कहना है कि आपका भाजपा की तरफ झुकाव रहता है, निष्पक्ष नहीं बोल पाते। फिर ये कहते हैं कि आजकल आप बदल गए हैं, भाजपा की तरफ ज्यादा आकलन कर रहे हैं और विपक्षी क्षेत्रीय पार्टियों का विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनसे सवाल कीजिए, यानी हमसे कह रहे हैं सवाल कीजिए, तो सवाल आपके सामने है। और फिर कहते हैं कि अजय शुक्ला जी क्षेत्रीय पार्टियों को जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और तृणमूल कांग्रेस का क्यों विरोध करते हैं, यह भी आपसे सवाल किया जाए। तो ये सवाल मैं रखता हूं, फिर और भी दर्शकों के सवाल में आता हूं लेकर। मुझे तो सबसे बड़ी बात इस बात पे हंसी आती है कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यदि वो कहे कि मैं इस पार्टी का समर्थन करता हूं, तो पहले निजी तौर पे, चूंकि उन्होंने सवाल किया है इसलिए मैं कहूं कि मेरे पीछे तस्वीर लगी है गांधी की, नेहरू की, पटेल की, और जिन्होंने इस देश को आजाद भी कराया, बनाया भी, जोड़ा भी, एक किया। तो स्वाभाविक सी बात है, अब ये अपने आप में मेरी अपनी विचारधारा को प्रतीक करता है। ये मेरे सामने रखा है महात्मा गांधी बेस्ट जर्नलिज्म फॉर नेशनल जर्नलिज्म का जो अवार्ड है, तो वो यदि उसी, भाई मुझे नहीं लगता है कि किसी वैसे को मिल जाएगा। तो ये अपने आप में मेरी विचारधारा को बताता है। तो पहली बात, मैं किसी पार्टी से तो हूं नहीं। विचारधारा की बात यह है कि हाँ, निश्चित रूप से मेरी विचारधारा गांधी, नेहरू, पटेल वाली है, तो मैं उस दृष्टिकोण से चलता हूं।
लेकिन कभी मुझे नहीं लगता कि मैं बेजा किसी को कहूंगा। जब आकलन किया जाएगा तो हर बात को रखा जाएगा, कौन सही है कौन गलत है। रही बात, मुझे लगता है वो कंफ्यूज है या तो अजय आलोक को लेकर के या अजय शुक्ला के अंतर को लेकर के कुछ कंफ्यूज हो तो अलग बात है, क्योंकि अजय अजय आलोक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और मैं अजय शुक्ला हूं, मैं पत्रकार हूं। और मेरे लिए तो ये भी है कि मैंने विचारधाराओं के लिए, आप उसको खुद बताते तो ज्यादा बेहतर रहता कि कितने मीडिया के कितने बड़े पद से मैंने छोड़ना मुनासिब समझा और मैंने मैं बताता हूँ अपने दर्शकों को, अजय शुक्ला जी निर्भीक और निष्पक्ष तरीके से लगातार बोलते हैं और सत्ता के खिलाफ बोलना हिम्मत करके बोलते हैं। ऐसे समय में जब सत्ता के खिलाफ लोग बोल नहीं पा रहे हैं, इस समय में उन्होंने आज तक इंडिया टुडे जैसे घराने को छोड़ा है और इन्होंने ये पहले आप हिंदुस्तान जैसे अखबार के संपादक भी रहे और कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपनी बातों को रखने के लिए। तो इसलिए ये एक थोड़ा सा मुझे लगता है गलतफहमी हुई है अजय शुक्ला जी को लेकर के, शायद वो अजय आलोक समझ करके प्रतिक्रिया दे रहे हो। चलिए, लेकिन इस बहाने हमें अवसर मिला कि मैं अजय शुक्ला जी की जो निर्भीक पत्रकारिता है, जो उनके थॉट है, उनकी जो लाइन है, उसको सामने रख सके। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रेम जी इसी में एक चीज जोड़ दूं। तमाम सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप पीछे से ये तस्वीर हटा दीजिए, थोड़ा ज्यादा वो जाएगा मैसेज कि आप निष्पक्ष हो। मैंने कहा इससे बड़ी और निष्पक्षता की तस्वीर नहीं हो सकती है, इसलिए मैं इस तस्वीर को तो नहीं हटाऊं। तो इससे इससे जो हमारे साथी जो ये सवाल कर रहे थे उनको ये मैं बता दूं कि मैं इसको निश्चित रूप से उस तरह से सोचता हूं। जी जी, आपके लिए अजय शुक्ला जी रीजनेबल मैन, एक तुरंत रिएक्शन आया तो वो भी मैंने सामने किया। एक मुकेश कुमार जी की प्रतिक्रिया, जो कि एक सवाल है आपके लिए, राजनीतिक सवाल है। ये विपक्ष इंडिया नैरेटिव बिल्कुल नहीं बना पाया। हाँ, ये एक समस्या है। मैं जिस तरह से ये समस्या इस दृष्टिकोण से नहीं है। इंडिया गठबंधन को जो करना चाहिए वो कर रहा है, देर सवेर चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं है। समस्या क्या है, नैरेटिव क्यों नहीं बना पा रहा है। आप यदि 1977 के समय चले जाइए तो तब भी इसी तरीके से तमाम पार्टियों में तमाम चीजों को लेकर के खींचातानी थी। ऐसे एक नहीं थे, कई बार कई बड़े नेताओं को अनशन तक पे बैठ जाना पड़ा था कि हम ये कर देंगे। और याद करिए लोहिया जी ने और जयप्रकाश जी को किस किस तरीके से उसके लिए झेलना पड़ा था। वो सारी चीजें थी और पार्टियां कई बार इधर होती, कई बार नेता उधर होते। लेकिन उस समय में जो एक बड़ी चीज थी वो थी कि मीडिया पूरी तरीके से वही खड़ा था और वो विपक्ष के साथ खड़ा था, सत्ता के साथ नहीं खड़ा था। इसी तरीके से एहसान जी कह रहे हैं कि आप इस फोटोज को लगा कर रखिए, इस चमकती हुई तस्वीरों को जरूर लगा कर रखिए। और फिर सौरभ यदुवंशी जी आगे भी लिख रहे हैं कि प्रेम कुमार जी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी से बहुत उत्पीड़न और परेशान हैं, बहुत जनता परेशान है, हम लोग सो रहे हैं। इंडिया गठबंधन मजबूती से एक साथ लड़ाई और इस मानववादी ब्राह्मणवादी गवर्नमेंट को, आगे भी वो लिखते हैं कि हम लोग देखिए निष्पक्ष देखते हैं, इसलिए गोदी मीडिया को हम लोग नहीं देखते हैं, गोदी मीडिया हर समय झूठ बोलता है। ये सारी प्रतिक्रियाएं हैं, आप अपनी बात प्लीज जारी रखिए। तो मेरा ये मानना है कि जब आप 1989 की बात करेंगे तो आप देखिए उस समय भी यही सिचुएशन थी। उस समय भी सारे सब लड़ रहे थे, किस तरह की सिचुएशन थी। और उसके बाद में फिर एक हुए, लेकिन उस समय भी मीडिया उनके साथ था। आज की स्थिति बिल्कुल बदली हुई है। आज जो मीडिया है वो 90% उनके साथ खड़ा है। आपके पास सच पहुंचाएगा कौन? हम सब जैसे थोड़े बहुत लोग जो हैं वो जितनी सीमाएं हैं और वो भी अपना सेक्रीफाइस करके हम पहुंचाते हैं और जो सर चीजें। सच बात यह है, किसी के साथ खड़ा होना भी चलिए किसी हद तक हम मान लेते हैं कि सही है, लेकिन बातों को गलत तरीके से पेश करके साथ में खड़ा होना, फैक्ट्स को खराब करके
साथ में खड़ा होना। उदाहरण दे देता हूं प्रेम जी बड़ा लेटेस्ट उदाहरण है कल का। आप याद करिए, कल ही की घटना है कि राहुल गांधी ने असम में बोला कि स्टोव में वो क्या कोयला डाल करके या जो करके लकड़ी डाल करके जलाने का, और इसका अब स्टोव को लेकर के जो है लोग यही सोच रहे हैं वो जो मिट्टी का तेल डाल करके और वो करते हैं पंप, वही स्टोव होता है। जबकि यदि आप उसका इंग्लिश अनुवाद देखें तो स्टोव का मतलब अंगीठी को भी स्टोव कहते हैं। उसे कहते हैं वो धातु जिसमें लकड़ी जलाई जाती है, जिसमें कोयला जलाया जाता है, उसे स्टोव ही कहते हैं। लेकिन उसको सर मैंने भी इस बात को देखते हुए सोचा कि एक बार मीनिंग देखता हूँ स्टोव का क्या मतलब है, तो उसमें चूल्हा अंगीठी सब आया। तब बताइए। जी बिल्कुल। क्योंकि अच्छा मैंने चूंकि पढ़ा था इसलिए मुझे एकदम से क्लिक किया। मैंने इस बात को लेकर के हेमंत बिस्वा शर्मा के ट्वीट पर जितना मतलब गंभीर जवाब दिया है, आप उसको देखेंगे आपको लगेगा। मैंने इसको लेकर के गौरव भाटिया को जवाब दिया है, मैंने अमित मालवीय को जवाब दिया है। मैं ये उदाहरण बता रहा हूं और मैंने ठोक के लिखा है कि आप जो है रहेंगे मूर्खों की जमात ही रहेंगे, आप ये नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखिए 2017 का वो बयान राहुल गांधी का, जो राहुल गांधी बार बार कहते थे कि हम जो है जो ये आलू से सोना निकालने वाली बात, उन्होंने क्या कही थी कि ये मेरे शब्द नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। 3 बार यह बात उन्होंने रिपीट करी थी। बावजूद इसके मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी के उस नैरेटिव को, झूठ को परोसने में मदद की, ना कि उसका सच दिखाने का। हाँ, एक एबीपी ने उस दौरान जो सच दिखाया था वो आज भी पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे देखा जा सकता है। तो मैं ये बता रहा हूं कि जो भी कुछ है, मतलब ये तरह की जो ये क्या कह रहे हैं, एक प्रतिक्रिया है कि कांग्रेस से मक्कार कोई और पार्टी नहीं है। कांग्रेस चाहे 20 चुनाव हारे लेकिन चेहरा खुद का रखेगी। अगर मोदी के खिलाफ नीतीश को चेहरा नहीं बनाया गया तो मोदी 400 सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। ये प्रतिक्रिया आ रही है जी। देखिए मैं एक चीज बताऊं, इनको शायद ज्ञान नहीं है। नीतीश कुमार की हैसियत बिहार में 33% हो गई है 54% से। और स्थिति यह है कि नीतीश कुमार की हैसियत उस बिहार से बाहर निकल के कहां है। आप याद कर लीजिए, अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में चुनाव लड़ने गए थे और जब वहां जेडीयू चुनाव लड़ी तो 0.1 आप इससे समझ सकते हैं। जी तो जी, मैं आपकी बात में एक बात जोड़ता हूं, फिर आप बोलेंगे कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने कहां कहा है कि हम ही प्रधानमंत्री बना रहे हैं, हमारा ही चेहरा होगा। कांग्रेस के को पता है कि हमारे पास 52 सीटें हैं, सीटें रहेंगी तब तो चेहरा होगा। और ये ओपन है कि सीटें ज्यादा लेकर आइए, तब बैठ करके तय करेंगे कि चेहरा कौन होगा। जी। और मैं वही तो कह रहा हूं कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो निश्चित रूप से खुद ही अपने आप में डिस्टर्ब है। अब यदि आप बात करते हैं तो एक तरफ जब बात होती है दलित अस्मिता की और चीजों की, तो साहब फिर उस स्थिति में कौन देश का सबसे बड़ा चेहरा है? फिर तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही दिखाई देते हैं। और उनके परिवार का अपना उस जाति का होने के कारण इस देश में आज कोई ऐसा दलित नेता नहीं है जिसने इतना बड़ा कष्ट झेला हो, जिसके पूरे परिवार को पेड़ में बांध के इसलिए जला दिया गया हो क्योंकि वो दलित था। वो 4 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पिता ही अकेले बचे थे। तो आप सोचिए कि दलित चेहरे की बात करें तो उनसे बड़ा और कौन हो सकता है। फिर यदि इस देश में सर्वमान्यता की बात करें तो राहुल गांधी से बड़ा और विपक्ष में कौन चेहरा है, जो पूरे देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जहां किसी को कोई नहीं जानता होगा वहां भी राहुल गांधी को जानता है, गांधी परिवार को जानता है। और अजय शुक्ला जी, आप भी हमेशा इस बात को बोलते रहे हैं कि राहुल गांधी का परिवार या गांधी परिवार परिवारवाद का उदाहरण नहीं है, ये सेक्रीफाइसवाद का उदाहरण है, त्यागवाद का उदाहरण है कि कौन सा परिवार है।
प्रेम जी, इसमें जोड़ दूं मैं आपकी बात पे कि आप एक चीज देखिए, इस परिवार ने, गांधी नेहरू परिवार की जिसकी हम बात करते हैं, 11 शहादतें दी हैं इस देश के लिए। 11 शहादतें देने के बाद पंडित नेहरू खुद 9 साल जेल में रहे। उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी, आप देखिए, 1.5 साल जेल में रही। तो क्या कहेंगे, शादी करके आते हैं आज के बच्चे, हनीमून मनाने जाते हैं और शादी करके इंदिरा जी आती हैं, उनके पति एक जेल में बंद होते हैं, वो दूसरी जेल में बंद होती हैं। तो साहब, इस देश के लिए सेक्रीफाइस किया। पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री बनते ही अपनी, आज के यदि दृष्टिकोण में बात करेंगे तो अदानी जितनी उनकी संपत्तियां थी, उन्होंने इस देश को डोनेट कर दी। ये आज जो लुटियंस जोन, जहां सब कुछ बना हुआ है, जहां के राहुल गांधी को बंगले से निकाला जाता है, साहब वो पूरा पंडित गंगाधर नेहरू की संपत्ति थी और वो दान कर दी थी इस देश के लिए जब पहली बार सब कुछ बनना था। और ये बात आई कि स्वशासन प्रणाली के तहत जब सारी चीजें, तो वो भी दिन थे। गंगाधर नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू जी के पिताजी जी, जो शहर कोतवाल थे दिल्ली के, और 1857 में पहली शहादत उन्होंने दी थी, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। ये तो जो 11 शहादतों की बात कही है, थोड़ा प्लीज गिना दीजिए, दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छा मैं रहेगा। वही बता रहा हूं। आप देखिए कि सबसे पहली शहादत पंडित गंगाधर नेहरू, गंगाधर नेहरू जो है, उन्होंने शहादत दी 1857 में। उसके बाद में उनके बड़े बेटे ने शहादत दी। उसके बाद में नेहरू, मोतीलाल जी पेट में ही थे अपनी मां के, और आगरा में अपने मामा के घर पैदा हुए। और उसके बाद में उन्होंने जिस तरीके से भी करके, उनके भाइयों ने, सबने, मामा ने मिलके उन्हें पढ़ाया लिखाया, भेजा, ये किया। उसके बाद वो मुकदमा लड़े, संपत्ति वापस मिली। संपत्ति मिलने के बाद में सारी चीजें वो अपना ठीक, फिर जा करके फिर उनके दूसरे भाई ने शहादत दी, मोतीलाल जी के। इसके बाद में उनके जो मतलब पंडित नेहरू के बहनोई थे, उन्होंने शहादत दी। शीला कौल के जो पति थे, उन्होंने शहादत दी। विजय लक्ष्मी पंडित के जो है पति ने शहादत दी इस देश के लिए। इसके बाद आप आइए, जब देश आजाद होता है, तब आपके पास में 2 उदाहरण मौजूद हैं, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो। तो इसी तरीके से और हैं, परिवार के 1-2 लोग और हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि इस तरह शहादतों का एक बिल्कुल इतनी बड़ी वो है। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो चिट्ठी लिखी थी, वो याद करिए पंडित नेहरू को, कि मैं आपकी, और वो चिट्ठियों की किताब एक है जो अहमदाबाद में नवजीवन प्रकाशन ने पूरी उनकी चिट्ठियों की किताब छापी है। उसमें उसका जिक्र है कि जब पंडित नेहरू ने उन्हें आमंत्रित किया मंत्रिमंडल में शामिल होने के, और कहा कि आप तो हमारे सुदृढ़ सदस्य हैं, तो उन्होंने कहा, हमारी आपकी जो इतने वर्षों की अखंड मित्रता है और इसके बाद में किसी औपचारिकता की उम्मीद नहीं रह जाती है, मैं आपके लिए आजीवन समर्पित रहूंगा। ये शब्द लिखे हैं उस चिट्ठी में। पढ़िए, उसकी लैंग्वेज पढ़िए आप, क्या कृतज्ञता का भाव उन्होंने लिखा है और कहा है। और याद करिए, उन्होंने अपना आखिरी भाषण जो दिया था इंदौर में या भोपाल में, वहां पर जो उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि गांधी जी ने पंडित नेहरू को उत्तराधिकारी घोषित किया था, महात्मा ने, और मैं इतना ऐसा सिपाही नहीं हूं कि मैं जा करके इतना, जो कहेंगे, एहसान फरामोश सिपाही नहीं हूं कि मैं उसका पालन ना करूं। और मेरे नेता आज नेहरू हैं और वही रहेंगे। तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। तो ये उदाहरण मौजूद है, ये कोई तो नई चीजें मुझे नहीं है। लगता है कि उन तमाम दर्शकों को जवाब मिल गया होगा कि कांग्रेस को लेकर के जो गलत धारणा रखते हैं, नेतृत्व को लेकर के अच्छा, जो नहीं प्रेम जी, और एक चीज बता दें, पंडित नेहरू ने इंदिरा गांधी को पद नहीं दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद में 2 महीने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के भरोसे देश चला था, और मोरारजी देसाई लाल बहादुर शास्त्री से लड़ रहे थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। और तब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे, और लाल बहादुर शास्त्री ने शर्त रखी थी, मैं तब प्रधानमंत्री बनूंगा जब
श्रीमती गांधी मेरे मंत्रिमंडल में सदस्य बनेंगी, तो ये याद करिए वो सब चीज डॉक्यूमेंटेड है। और उसके बाद में इंदिरा जी पहली बार मंत्री बनी थी, और उसके बाद फिर देखिए, फिर जब उनका निधन हो गया तब फिर यही विवाद खड़ा हुआ मोरारजी देसाई वाला, और तब फिर 2 महीने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा रहे। उसके बाद में चुनाव, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हुआ 2 लोगों में, मोरारजी देसाई और श्रीमती गांधी में, और 167 वोट से श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव जीती और प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी टूटी और कांग्रेस पार्टी से श्रीमती इंदिरा गांधी को निकाल दिया गया। तो वो सारी चीजें यदि आप देखिए तो इसके बाद पता चलता है संघर्ष से स्थापित हुआ नेतृत्व है, इसको आप ऐसे विरासत से नहीं कह सकते। और आज भी देखिए, सोनिया गांधी ने एक ऐसे समय में जब उनको प्रधानमंत्री बनने के पूरे अवसर थे, सारा यूपीए उनको बना रहा था, जब फील गुड में अटल बिहारी वाजपेयी जी को हरा दिया यूपीए ने, तब सोनिया गांधी ने अंतिम समय में अपने आप को वापस करके, चूंकि बीजेपी का विरोध बहुत व्यक्तिगत स्तर पर चला गया था, सुषमा स्वराज, उमा भारती जैसे लोग कहने लगे थे कि हम बाल मुड़ा लेंगे अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री होंगी, हम पैदल चलेंगे, भिक्षाटन करेंगे। इस तरह का जब व्यक्तिगत विरोध होने लगा था तो सोनिया गांधी ने कहा कि हम नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, और मनमोहन सिंह बने। तो ये भी एक अवसर था। प्रेम जी एक और चीज बता दें, 1991 तब तो कोई का सहयोग भी नहीं था, तब सोनिया गांधी के पास ऑफर था, उन्होंने तब मना किया। तो गलत बातें फैलाने के लिए कुछ भी कहिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, बहुत अच्छा है, उससे ज्ञान लेते रहें। हम लोग लौटते हैं उस विषय पर और समाप्त भी करेंगे कि नीतीश कुमार, क्या नीतीश कुमार का समर्थन या नीतीश कुमार अपने आप में आज की पॉलिटिक्स में एक निर्णायक हो गए हैं कि अगर इंडिया गठबंधन के साथ रहते हैं तो यहाँ पॉसिबिलिटी सत्ता में आने की बढ़ जाती है, और अगर नीतीश कुमार एनडीए में जाते हैं तो उनके लिए संभावनाएं जो है फिर से जिंदा हो जाती है। निश्चित रूप से इस समय जो आने वाला चुनाव है वो एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है, और जब एक एक सीट महत्वपूर्ण हो तब नीतीश कुमार भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो भले वो आज इस समय भी वो 16 सीटों पे हैं, और जब वो इतने पे हैं तो उस स्थिति में निश्चित रूप से एक ताकत के तौर पे वो नजर आते हैं, और वो ताकत निश्चित रूप से जिसके भी साथ होगी उसके साथ जाएंगे। यदि मैं कहता हूं इससे कम ज्यादा जो भी होता है, जो भी आएगा वो ऐड ही करेगा, इसलिए किसी को भी जरूरत तो निश्चित रूप से है। जी अपने दर्शकों से एक अपील करना चाहता हूं कि अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए @प्रणाम इंडिया, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिक्रियाओं का तो सिलसिला लगातार जारी है, और बहुत लोग आपको साधुवाद दे रहे हैं अजय शुक्ला सर, और आपको सभी को धन्यवाद, आपकी निर्भीक पत्रकारिता को सब सैल्यूट कर रहे हैं। और इस तरीके से सबका बहुत बहुत आभार। अजय शुक्ला सर, आपका भी बहुत बहुत आभार। आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद।